बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और ईमान ले आओ। अल्लाह तो बड़ा कदरदान और सबके हाल से पूरी तरह वाकिफ़ है। अल्लाह ताला ने यहाँ अपनी नेमत की वसअत का बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला के अजाब से बचना कितना आसान और मुमकिन काम है। यानी अगर हम शुक्रगुजार बन जाएं और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आएं तो अल्लाह ताला हमें अजाब नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह ताला नेक अमाल करने वालों की बहुत कदर करने वाला है और वो सबके हाल से वाकिफ़ है। वो जानता है कि कौन अजाब का मुस्तहिक है और कौन अजाब का मुस्तहिक नहीं है। शुक्रगुजारी का मतलब है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बुराइयों से इज्तनाब करना और अमल साले का एहतमाम करना, यानी नेक काम करना। ये अल्लाह ताला की नेमतों का अमली शुक्र है। और अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब है, ईमान का यहाँ मतलब ये है कि अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखा जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान रखा जाए। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को माना जाए, यही असल में ईमान है। यानी जो शुक्र करेगा और दिल से ईमान लाएगा तो अल्लाह ताला उसकी कदर करेगा और उसको आखिरत में और दुनिया में बेहतरीन जो है अजर से और जज़ा से नवाजेगा। चले चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम 3 एडिटोरियल जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारे पास है वो टेक्नोलॉजी फॉर फॉरेस्ट, ये ज़िले हुमा साहिबा ने लिखा है। उसमें बेसिकली वो वाइल्ड फायर के जो हैं इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए और फॉरेस्ट को सेव करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा सकती हैं उनको इसमें वो डिस्कस कर रही हैं। 21 मार्च को हर साल पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। ये हाईलाइट करता है कि फॉरेस्ट किस तरह हमारे इकोसिस्टम को जो मेंटेन कर रहे हैं। तो इस साल के जो फॉरेस्ट डे था उसका थीम था कि फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ये थीम जो है बेसिकली फोकस थी फॉरेस्ट को बचाने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए कि कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर सकते हैं फॉरेस्ट के सेफ गार्ड के लिए। बहुत से आइडियाज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं इसके लिए कि इनकी हेल्दी और एक्सेलरेटेड ग्रोथ किस तरह हो सके और उनको किस तरह जो है डिफॉरेस्टेशन वगैरह से बचाया जा सके। जो जो लेटेस्ट यहाँ पे टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं उनमें हम स्टडी करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। जियो मैपिंग है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो मुख्तलिफ हो रही हैं वो हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर वाइल्ड फायर्स, जो वाइल्ड फायर्स हो रही हैं उनके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए कि ताकि पहले पता चलाया जा सके कि यहाँ पे वाइल्ड फायर के चांसेस हैं। तो जो रिलेटिंग उसके हैं स्टेप्स हैं वो लिए जा सकें उसको रोकने के लिए, अगर लग जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग है, मुख्तलिफ प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल जो फ्रूट्स के प्लांट्स पौधे हैं उनके लिए, ट्रीज़ हैं उनके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा सकती है। सेंसर्स हैं कि जिस तरह इसकी इलीगल जो है डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसको रोकने के लिए जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो किस तरह इसको सेंसर को यूज़ कर सकती हैं। मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें हम जो हैं मुख्तलिफ चीज़ें सीखी जा सकती हैं, इनोवेशन सीखी जा सकती हैं जो पूरी दुनिया में हो रही हैं। जियो मैपिंग बेसिकली ये एक ना मैप है फॉरेस्ट का, किसी भी कंट्री में मौजूद एक पर्टिकुलर एरिया में जो फॉरेस्ट मौजूद होते हैं उनका फॉरेस्ट कवर है, उनका एक मैप होता है। सच इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज टू अंडरगो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सेट देयर टारगेट्स, सिक्योर फाइनेंशियल सपोर्ट टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन प्रिजर्वेशन एंड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर। तो जियो मैपिंग के को यूज़ करते हुए
जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, मतलब फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जा सकती है, टारगेट सेट किए जा सकते हैं। उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए जो है इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन के लिए, और आगे रीफॉरेस्टेशन के लिए जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं जी मैपिंग की मदद से। तो जी मैपिंग करने के लिए ड्रोन्स यूज किए जाते हैं, जो मॉडर्न सेंसर्स जिन पे लगे होते हैं, और वो ड्रोन्स जो हैं वो उनकी दरख्तों की अनलॉफुल कटिंग या डैमेज को जो टिम्बर माफिया करते हैं उसको सर्विलेंस उसकी सर्विलेंस के लिए भी ये ड्रोन्स यूज किए जा सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो भी एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंट है सेफ फॉरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। तो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए स्टेप्स हो सकते हैं, और जनरेटिंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स टू मॉनिटर वुड प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट टू एंड प्रोडक्ट, कि जो फॉरेस्ट से जो दरख्त काट के ले जाए जा रहे होते हैं उनको जब एंड प्रोडक्ट में डाला जाता है, चेंज किया जाता है, तो उस तक सारे एक सिस्टम का जो है वो एक रोड मैप होना चाहिए, जिसको हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स के तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जा रही है चीज़, ये वहाँ पर एंड प्रोडक्ट इसका ये होगा। तो इस तरह से जो इलीगल है इसमें टिम्बर माफिया है उसको इससे उससे उसको रोका जा सकता है। इलीगल जो जितने भी लॉगिंग हो रही है उसको इससे स्टॉप किया जा सकता है। और इसका एक फ़ायदा ये हो सकता है कि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी इसकी मदद से क्रिमिनल्स को इससे रोक सकती हैं डिफॉरेस्टेशन से। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कहाँ पर जो है कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट की ज़रूरत है और वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो करना आसान है, या वो पोटेंशियल एरियाज हैं जहाँ पे ग्रोथ जो है वो फॉरेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो उसको हम डिजिटाइज करते हैं कि उन एरियाज को हम एक लिस्ट बनाते हैं कि कहाँ पर ये इस तरह पॉसिबल है। तो और जो मौजूदा फॉरेस्ट हैं पहले से उनको भी डिजिटाइज किया जाता है। इस तरह से जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर फॉरेस्ट को दोबारा से जो है ग्रो किया जा सकता है, नए फॉरेस्ट उगाए जा सकते हैं। और रिसर्च टेक्नोलॉजीज जो है उनको यूज़ कर सकते हैं हम इसमें प्लांट्स के जो है उनको फ्लोरा सेव करने के लिए फॉरेस्ट को। तो यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो डेवलप्ड कंट्रीज में भी 25% जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं वो पौधों से ही, प्लांट से ही हासिल की जा रही हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में तो ये बहुत ज़्यादा, तकरीबन 80% है। तो फ्लोरा और फाना यानी कि जो इसमें मौजूद हैं हैवानात और नबातात जितने भी फॉरेस्ट में मौजूद हैं उनको यूज़ करके हम हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, कि वो उसकी हम जो है सिस्टम को बहुत ज़्यादा ही इनोवेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और हेल्थ केयर जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं जो पहले ही डाउन जा रही हैं उनको हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉरेस्ट के वाइल्ड फायर्स को रोकने के लिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो है इस्तेमाल है ये अशद ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही हैं उनकी वजह से मोस्टलिफ जगहों पे जो है फायर के इंसिडेंट्स जो है फॉरेस्ट में हो रहे हैं, और ये डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की एक मेन काज है नाउअडेज। रिसेंट आप देख सकते हैं कि टेक्सास में एक जो है यूएस में वाइल्ड फायर हुई है, जिससे मिलियंस ऑफ एकड़ ऑफ लैंड जो है ना वो बिल्कुल ब्लेज हो गई, जल गई है, उसमें अब डिफोरेस्टेशन हो गई है, वो फॉरेस्ट से वो ख़त्म हो गए हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम का फ़ायदा क्या होगा कि ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को प्रिडिक्ट कर सकेगा, और इन प्रिडिक्शन की मदद से वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं या इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज हैं उनको पहले से ही जो है ना वो वार्न कर सकेगा कि यहाँ पर कुछ इस तरह के इमरजेंसी के जो है ना वो काज हो सकते हैं, तो वो शुरू में ही स्टेप ले लें ताकि इसको मिनिमाइज किया जा सके डैमेज को। ओके, नेक्स्ट है जी इसकी फॉरेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा सकती है। ऐसे जो पौधे बनाए और ऐसे दरख्त ट्रीज बनाए जा सकते हैं जो कि
क्लाइमेट चेंज के में वो रिजिलियंट रहते हैं, वो रेजिस्टेंट होते हैं ऐसे क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि वो नए जो अभी सूरत हाल पैदा हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसमें वो रेजिस्टेंट रह सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ले सकते हैं और दूसरे बेनिफिट्स उनसे जो है ना वो ज़रूरत वो मामूल से ज़्यादा हासिल किए जा सकते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि आप एक थोड़ी सी ग्रोथ से ही, थोड़ी सी क्रॉप से ही आप ज़्यादा सारी जो है ना वो आप आउटपुट ले रहे हैं। तो इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो बाकी फ़वाइद हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं कि जो ऐसे मतलब प्लांट्स यूज़ किए जा सकते हैं जो कि डिसीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, उनको डिसीज़ नहीं होती इतनी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन जो है वो बेनिफिट है। तो टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं उसके किसी भी ख़ास एरिया में जो है ना, मॉइस्चर को देखने के लिए, वाटर लेवल को, सॉइल इंग्रेडिएंट्स को देखने के लिए, ताकि इसका एक जो फ़ायदा ये होगा कि हम वहाँ पे जो हैं फॉरेस्ट हैं उनको हम बाकायदा से उनकी एक सर्वेलेंस कर सकते हैं कि वो प्रॉपर ग्रोथ हो सकेगी वहाँ पर या नहीं हो सकेगी। सेंसर के ज़रिए से उनकी ग्रोथ को जो है ना वो मॉनिटर किया जा सकता है। तो वाटर की जो शॉर्टेज है उसको उससे निपटने के लिए, उसको ख़त्म कम से कम करने के लिए हम जो खुश्क एरियाज़ हैं जैसे डेजर्ट्स हैं तो वहाँ पर हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि पानी जो है वो कम से कम इस्तेमाल होगा। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स जो है उनके लिए मोबाइल ऐप्स में मतलब इस तरह से होनी चाहिए जिसमें उनको अब जो मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, तो उसमें वो उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए मोबाइल ऐप्स के ज़रिए। स्मार्टफोन के ज़रिए जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी के साथ वो कनेक्ट रहेंगे, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स को वो उसमें इंफॉर्मेशन उनके पास होगी। और अब फॉरेस्टेशन में जो है ना वो उनके लिए वो बहुत मददगार होगा। तो वो बहुत से नेशनल नेशनल और इंटरनेशनल जो है ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं थ्रू वर्चुअल जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके ज़रिए, और अपने नॉलेज को जो है वो इम्प्रूव और इन्हांस कर सकते हैं। सेंसर यूज़ किए जा सकते हैं वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट को देखने के लिए, और जो फॉरेस्ट में उनका जो इम्पैक्ट है फॉरेस्ट का उनके ऊपर, एंड वाइस वर्सा, मतलब जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में इम्पैक्ट कर रही है और फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है उसको उन एक्टिविटीज़ को देखने के लिए भी हम सेंसर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और इसके ज़रिए से हम फ्यूचरिस्टिक जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी बना सकते हैं। कंक्लूड करते हैं कि फॉरेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग ए हेल्दी इकोसिस्टम फॉर लाइफ ऑन आवर प्लानट। इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, एक हेल्दी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो फॉरेस्ट हैं वो दिन ब दिन वैनिश हो रहे हैं और ज़िंदगी का जो है बैलेंस ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है। With the emergence of technological race, the conservation of forests require innovative solutions. तो जो है टेक्नोलॉजी के आजकल के दौर में हर चीज़ में टेक्नोलॉजी को मतलब यूज़ किया जा रहा है, तो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए भी बहुत से इनोवेटिव टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, सॉल्यूशंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हम पहले बता चुके हैं, जियो मैपिंग, सेंसर, ड्रोन्स या दूसरा जो डेटा है वो फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने में हमारी मदद कर सकता है। चलिए एक हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी 4 फॉरेस्ट टेक्नोलॉजीज विद देयर पर्पस इन कमेंट सेक्शन। तो आप कमेंट सेक्शन में जो फॉरेस्ट टेक्नोलॉजीज हम जितनी यूज़ कर सकते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, तो वो आपको इसे 4 जो हैं उनको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं इसका। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास द डॉन ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। ये सैयद कमर अफजल रिजवी साहब ने लिखा है। तो ये डील करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रोल है एजुकेटर के तौर पर उसको ये डिस्कस करता है। टुडे वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी व्हिच इज इंडिस्प्यूटेबली द एरा ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशंस। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, ये नज़र आ रहा है कि एक इंडिस्प्यूटेबली एरा ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन है, एक डिजिटल रेवोल्यूशन का दौर है। तो इन रेवोल्यूशन में जो एक बेसिक जो एक वो चीज़ उभर के सामने आई है
वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो बहुत प्रोमिनेंट है आजकल के दौर में, आप देख सकते हैं हर जगह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चर्चा आप सुन सकते हैं। तो इसने हर तकरीबन हमारे जो हैं वो शोबे को ही इसने टच किया है, उसको इन्फ्लुएंस किया है, और एजुकेशन भी नो डाउट इसको भी ये इन्फ्लुएंस कर सकता है अगर इसका हम सही तरह से ऑप्टिमिस्टिक इस्तेमाल करें तो। Like any innovation, AI presents both advantages and drawbacks in realm of education. इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। ड्रॉबैक्स में आप यही कि देख सकते हैं कि अब बहुत सी जगहों पे, बहुत सी कंट्रीज में जो रोबोट्स हैं वो काम कर रहे हैं, चाहे लेबर की जगह पे, ह्यूमन लेबर की जगह पे, ऑफिस में देख लें या दूसरी जगहों पे देख लें, फैक्ट्रीज में देख लें, इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ रोबोट्स जो हैं वो मैन पावर की जगह काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के जॉब लॉसेज हो रहे हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक भी है। लेकिन अगर इसको हम ऑप्टिमिस्टिक तरीके से इस्तेमाल करें तो ये इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं एजुकेशन में, उनसे कहीं ज़्यादा हम इसके एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं अगर इसको हम प्रॉपरली एम्प्लॉय करें तो। अच्छा, ड्यू टू इट्स ubiquitous use, AI has become prevalent in every aspect of our lives, including education. AI has shown remarkable promise in the field of education. Artificial intelligence in education refer to use of computer technology to assist students in their learning. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बेसिकली हम इसको एजुकेशन में किस तरह कर सकते हैं कि ये जो है स्टूडेंट्स को लर्निंग में किस तरह हेल्प कर सकती है, कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए से एआई जो है वो हमें लर्निंग में हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो इसके बहुत से जो तरीके हैं हमारे पास, उसमें आप देख सकते हैं कि आप पर्सनल ट्यूटर के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हो, पर्सनल एडिटर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, क्वालिटी मटेरियल आप अपने असाइनमेंट्स और होमवर्क्स के लिए वो आप इससे ले सकते हो। ये आपका ट्रांसलेटर भी है, जैसे गूगल ट्रांसलेटर है या माइक्रोसॉफ्ट का जो ट्रांसलेटर है। तो क्यूरोसिटी फॉर लर्निंग, लर्निंग में क्यूरोसिटी की एक मतलब ये एक नई चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें वो उनके लिए लर्निंग में क्यूरोसिटी के तौर पे, एक तजस्सुस के तौर पे ये चीज़ उभरती है। पर्सनल ट्यूटर किस तरह हो सकता है? स्टूडेंट्स कैन क्लियर एनी डाउट्स रिगार्डिंग अ टॉपिक विच हैज़ नॉट कंप्रीहेंड क्लियरली। तो वो इसके एआई के ज़रिए से किसी भी ऐसा टॉपिक को समझ सकते हैं जिसको वो खुद से कंप्रीहेंड नहीं समझ पा रहे होते, समझ नहीं उनकी आ रही होती, वो एआई के ज़रिए से इसको समझ सकते हैं। और दूसरी इसका फ़ायदा ये है कि जिस तरह हम एआई को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके साथ इतने ज़्यादा फेमिलियर होने लग जाते हैं, इसकी हमें इतनी ज़्यादा समझ आने लग जाती है। तो ये एक इसका एआई का जो है, आप एआई देख लें, आपकी किसी भी आपके टेक्नोलॉजी की चीज़ को देख लें, कंप्यूटर्स को देख लें, सॉफ्टवेयर को देख लें, आप जितना उसको आप उसमें आप डल्ज होते हो, पढ़ते हो उसको, आप इतने ज़्यादा उससे फेमिलियर होते हो। तो इस कंटेक्स्ट में भी जो है देख सकते हैं कि एआई जो है स्टूडेंट्स को वो एक कस्टमाइज लर्निंग दे रही है कि आप अपनी मर्ज़ी से जिसमें चाहते हो आप अच्छे तरीके से उसको स्टडी कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि आप ट्यूटर के पास आपको स्कूल में जाना पड़ता है, ट्यूशन सेंटर्स हैं, इस तरह जो भी सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन एआई एक ऐसी ट्यूटर है कि इसके ज़रिए से आप 24/7 इसको एक्सेस कर सकते हो किसी भी जगह से। दूसरा हम देखें कि हमारे एक सोसाइटी का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक है कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिव राइटिंग जो है वो ऑलमोस्ट नहीं है। ऐसे बहुत ही कम लोग पाए जाते हैं जो क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। टीचर्स में देख लें या आप जिस हिसाब से भी देख लें, तो इवन टीचर्स भी जो है ना वो भी रेगरेटिवली जो है ना वो सही तरह से इस तरह नहीं कर सकते, वो क्रिएटिव राइटिंग उनमें नहीं इतनी पाई जाती। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज अ डेप्थ ऑफ लेटर इन अवर स्टूडेंट। डेप्थ का मतलब होता है कि इन बहुत ज़्यादा कमी है किसी चीज़ की ना, मतलब हमारे अंदर क्रिएटिव राइटर्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है। कॉपी पेस्ट कल्चर चल रहा है जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम जो है ना और प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग से बहुत ज़्यादा दूर है हमारा सिस्टम। इवन जो आप कह रहे हैं कि टीचर्स भी जो है ना वो भी क्रिएटिव राइटिंग में हैं, इनके अक्सर टीचर्स जो है ना नॉट, मतलब कि आप सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन अक्सर टीचर्स जो हैं वो क्रिएटिव राइटिंग भी नहीं कर सकते, हमारे टीचर्स भी। लैक ऑफ गुड एडिटर्स टू फाइंड मिस्टेक्स इन स्टूडेंट राइटिंग गाइड देम फॉर द सेम। ये जो चीज़ है ना कि एडिटर्स जब हमारे पास नहीं होंगे तो क्रिएटिव राइटिंग हमारे से बहुत ही मुश्किल होगी। आप देख सकते हैं कि जब बंदा क्रिएटिव राइटिंग को करना ही नहीं जानता तो वो किस तरह में गाइड कर सकता है। तो इसके लिए भी ये आपको बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं।
और दूसरा ये है कि बहुत ही मुनाफा बख्श है, लिक्विडेटिव सिस्टम है, ये है इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि स्टूडेंट्स इसके ज़रिए से जो है ना वो अपनी फीडबैक्स भी लिख सकते हैं अपने राइटिंग्स पे, और इसको जो है ना इसको समझ भी सकते हैं, आप खुद भी इसको कंप्रीहेंड कर सकते हैं। तो जो यही बात आ रही है कि इसमें अब वो उनके पास मेंटर नहीं होते, उनको सपोर्ट करने वाले ऊपर फोस्टर्स नहीं होते जो उनको मदद करें कि वो किस तरह क्रेडिट राइटिंग करें, तो सून वो उसको जल्दी उसको वो छोड़ देते हैं। तो बहुत से जो एआई जनरेटिव प्रोग्राम हैं वो इसमें स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, एआई जो है हमारे को मदद किस तरह कर सकती है, क्वालिटी मटेरियल्स होमवर्क एंड असाइनमेंट्स को हमारे बनाने के लिए, उनको गेन करने के लिए हमारी बहुत मदद कर सकती है। AI can provide quality materials for students' homework and assignments. Sometimes they find it difficult to find their desired topic in a book or on internet. And the situation varies. AI chatbots are always there to rescue them with a single click. तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बुक्स रह गए, इंटरनेट पे भी इसके सोल्यूशंस नहीं ढूंढ पाते, तो इसके लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, आप इसको सॉल्व जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो अपने माइंड की निस्बत। कैन सॉल्व एनी ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम इन नो टाइम एंड सेव द टाइम। और टाइम इससे जो बेसिक एआई का जो आप मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है इसमें, कि वो ये है कि आप इसके ज़रिए से अपना टाइम बचा सकते हो। तो राइटर भी यहाँ पे कहता है कि टाइम हमारी जो है ना मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी है, तो इसको आप बचा सकते हो, तो आपने अपनी अपनी जो फ्यूचर के लिए आपने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेव कर ली है। अच्छा, ये ट्रांसलेटर के तौर पे भी काम कर सकता है एआई हमारे लिए। अब इसमें आप देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट है, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर है, तो ये पहले इस तरह की चीज़ें यहाँ काम कर रही हैं। आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीख सकते हो, मीनिंग्स जो है वो सीख सकते हो, अपनी वोकेबलरी को जो है ना इम्प्रूव कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सी जो है ना जो ट्रांसलेटर्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ मिल जाती है वर्ड्स की, उनके मीनिंग्स की, तो आप वोकेबलरी को आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। जो एआई के ज़रिए से आप पूरी बुक को पढ़ने के बजाय या किसी पूरे आर्टिकल को पढ़ने की वजह से उसको समराइज करके उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप याद कर सकते हो। बहुत सी लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो इसके मदद से। तो एआई का सब एक से एक जो है ना वो अमेजिंग जो इसका वो है ना एस्पेक्ट ये है कि ये आपको आपकी मदर टंग में भी आपको पढ़ा सकता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंग्लिश में आप नहीं आती तो आप उसको या यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको उर्दू आप किसी भी अपनी जो है ना जो लैंग्वेज है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जो लैंग्वेज बैरियर है वो इसकी मदद से तकरीबन ख़त्म हो गया है। AI plays a significant role in educating the general masses. अच्छा, एआई की मदद से हम क्यूरियोसिटी जो है ना वो लर्निंग पैदा कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा ही जल्दी बोर हो जाते हैं अपनी स्टडीज से, तो एआई जो एक हमारे लिए एक न्यूवेलिटी है, एक नई चीज़ है ना, तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं वो इसको पढ़ने के इसके ज़रिए से पढ़ने के लिए, तो लर्निंग में इनको एक बहुत ज़्यादा इससे जो एज हासिल होती है। मोबाइल सेंट्रिक वर्ल्ड है हमारी जी, तो उसमें हम मोबाइल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, तो जो बच्चे जो हैं वो ना फिजिकल बुक्स से वो बर्डन हो गए हैं। अब फिजिकल बुक्स आप देख सकते हो तो कि उनको पढ़ने के लिए अब बच्चे अक्सर जो है ना वो इतना ज़्यादा उसको यूज़फुल नहीं समझते बनस्पत इसके कि वो नेट से कोई चीज़ उठा लें या कुछ और इस तरह की जो सॉफ्ट कॉपीज मिल जाती हैं बुक्स की उसके ज़रिए पढ़ते हैं वो, तो वो अपने मोबाइल फ़ोन्स को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी अब फिजिकल बुक्स की बजाय वो इन वर्चुअल बुक्स पे वो स्टडी कर सकते हैं। तो ये इस पे उनको एक अनलिमिटेड मटेरियल जो है वो स्टडी के लिए वो उनके पास मौजूद होता है। दूसरा इसमें है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है ना डेटा की। आप डेटा को आप किसी भी चीज़ को आप ग्राफ के ज़रिए से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब गेमर्स जो हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन गेम्स में बेसिकली जो अच्छी गेम्स होती हैं, अब सारी गेम्स को तो हम नहीं कह सकते, जो क्रिएटिव गेम्स हैं उसमें वो स्ट्रेटजी गेम्स हो गई, इस तरह से गो एंड चेस गेम हो गई, राइटर ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसको, तो ये इस तरह की गेम्स हैं, ये स्टूडेंट्स को बहुत लर्निंग में फ़ायदा देती हैं। ये एआई की अक्सर गेम होती हैं, इस तरह की ये गेम्स होती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज फार्मूलेशन सीख सकते हैं,
और दूसरे स्किल्स जो है इससे वो हासिल कर सकते हैं। कंक्लूड करते हैं इसको कि अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड बेनिफिट, स्टूडेंट कैन आल्सो सीक हेल्प फ्रॉम एआई इन फॉर्मुलेटिंग स्टडी टाइम टेबल्स। आप टाइम टेबल इसकी मदद से बना सकते हो। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में आपकी ये मदद कर सकती है। तो आप अपने जो यूनिफॉर्म है, आपका अटायर है, आपकी ड्रेसिंग है, उसके बारे में आप एआई से मदद ले सकते हो। तो वैरायटी ऑफ वेज में आपको हेल्पफुल है ये आपके लिए। अगर इसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए तो ये आपका एक बेस्ट फ्रेंड के तौर पे भी आपके लिए ये मददगार हो सकती है। It can be inferred from the above discourse that by utilizing in a proper way, AI can greatly benefit the education system, which is undoubtedly a highway to national development. जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो एक हाईवे है हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए, तो उसको ये रेवोल्यूशनाइज कर सकता है एआई। इसके अलावा इट इज नीड ऑफ अवर आर टू हार्नेस द एडवांटेज ऑफ एआई। एआई के जो हैं इसमें बेनिफिट्स हैं, उनको किस तरह से आप हार्वेस्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। डिलीजेंटली मिटिगेट पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द एजुकेशन सिस्टम बाय टेकिंग प्रोएक्टिव। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स का हम बात करते हैं ना किसके हैं, तो उसको हम शुरू से ही उसको हम रोक सकते हैं। प्रोएक्टिव होकर उनको हम रोक सकते हैं, मयज़ ले सकते हैं इस तरह के। और जो पॉलिसी बनाई जा सकती है इस तरह की, और पॉलिसी से ज़्यादा जो आपकी ना एथिक्स है, वो एथिकल गाइडलाइंस जो है ना वो प्रोवाइड की जानी चाहिए और अमल किया जाना चाहिए। हर पॉलिसी से बड़ी जो पॉलिसी आपकी होती है ना, वो आपके एथिक्स की होती है, आपके अपनी ज़ात की और किरदार की होती है कि आप किसी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे हो। ये तो आप पे खुद डिपेंड करता है ना कि आप एक चीज़ है, मोबाइल फ़ोन है, इसको एक बच्चा जो है पोर्नोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, इसको स्टडी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो असल चीज़ जो है ना वो एथिकल गाइडलाइंस हैं किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। कोई भी चीज़ बताते खुद बुरी या अच्छी नहीं होती, हम उसको इस्तेमाल करके उसका अच्छा या बुरा उसको बना देते हैं। तो यो हम कंक्लूड सेंटेंस इसका ये होगा कि आफ्टर ऑल टुडेज सक्सेस लाइज इन अडॉप्टिंग न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कि हम अपनी जो सक्सेस है एजुकेशन सिस्टम में हो गई, फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिकल, जो भी हमारे काम है उसको हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी जो है ना वो सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट ऑन एनी 4 AI रोल्स इन एजुकेशन इन कमेंट सेक्शन। और कमेंट सेक्शन में कोई से 4 जो हैं एजुकेशन सिस्टम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजुकेशन में जो रोल्स हैं उनको आप जो है वो डिस्कस करें, उनका नाम लिखें इधर कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो हमारा इधर एडिटोरियल है वो है पाकिस्तान टू डू लिस्ट ऑन टाइज विद अफगानिस्तान। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके साथ अब पाकिस्तान को क्या कुछ जो आगे है ना वो डू मोर करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो इसको अब जो रिलेशन कवर कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्टेट की जो रिलेशन है उनको इसमें जो है ये राइटर इनामुल हक साहब वो कवर कर रहे हैं। और पॉइंट ऑफ कंकरेंस यानी किन पॉइंट्स पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इत्तेफाक राय की ज़रूरत है, कि इत्तेफाक राय हो रही है, कंकरेंस हो रही है, उसको इसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिलहाल तो हम रिलेशन करते हैं कि जो रिलेशन हैं उनके बारे में, जो अभी क्या चल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए थे उधर, TTP की कार्रवाइयाँ और इन चीज़ों की वजह से जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस वो बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में वो चले गए थे। तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो एक स्टिफ किस्म का जो एक रिस्पांस पैदा हुआ है अब उनकी मैसेज में कि एंटी पाकिस्तान जो है ना वो सिस्टम अब एक माइंडसेट बन रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एक्सपेक्टेशंस रखता है, उनकी चापलूसी अब कह रहे हैं वो की जा रही है कि जोलिंग और परसुएशंस हो रही है, इसके बावजूद वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसका जो है वो नहीं मिल रहा हमें। पाकिस्तान अफगान बायलैटरलिज्म नेगेटिवली अफेक्टेड मोस्ट ऑफ ऑल बाय द स्ट्रिकिंग वेरिएबल ऑफ TTP जनरेटेड अफगान बेस्ड एंटी पाकिस्तान टेररिज्म। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो है ना वो TTP का जो सिस्टम है उसकी वजह से जो है ना हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं अफगानिस्तान के साथ। और दूसरा जो मेन इसमें है वो IEA इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, यानी इस्लामी हुकूमत जो बनी है अफगानिस्तान में, तो उसकी जो एक है ना कट्टरपन, ये कैलसिट्रेंस, वो जो है ना उसको बेसिक हिंड्रेंस है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बायलैटरल जो रिलेशंस उनमें एक। तो इसकी वजह से एक एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है अफगानों में बन रहा है और पाकिस्तान में एंटी अफगान जो है ना और एंटी तालिबान एक सेंटीमेंट वो जो है डेवलप हो रहा है। तो सम रेयर गुड न्यूज़ इंक्लूड अ वेलकम ट्रेड इनिशिएटिव रिसेंटली द इस्लामिक हमीयत द पश्तून वली बॉन्ड्स एंड द
कंटिन्यूड पीपल टू पीपल कंटेक्ट। तो जो है ना अभी एक पीपल टू पीपल कंटेक्ट जो है वो शुरू हो रहा है। एक रिसेंटली जो है पाकिस्तान की कॉमर्स सेक्रेटरी मोहम्मद खुर्रम आगा साहब की सरबराही में एक डेलीगेशन था जिसने 24 से 27 मार्च को विजिट किया अफगानिस्तान का, और उधर उनको वो मिले हैं अपने काउंटर पार्ट यानी कि अफगानिस्तान के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं नूरुद्दीन अजीज़ी के साथ। तो इसमें दोनों दोनों जो हैं साइड्स, बोथ साइड्स उन्होंने डी एस्केलेशन पे गौर किया है एक पे। तो इसको एक्नॉलेज किया कि दुश्मनी जो है हॉस्टिलिटी है वो दोनों ममालिक के फ़ायदे में नहीं है। तो पॉइंट्स ऑफ कंकरेंस जिन पे इतफाक़ राय हुआ है या जिन पे इतफाक़ राय की मुझे ज़रूरत है वो हम डिस्कस करेंगे। टेररिज्म, सिक्योरिटी सेक्टर, अफगान रिफ्यूजीज, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ड्यूरेंट लाइन। टेररिज्म के बारे में करते हैं। पाकिस्तान टेररिज्म से बहुत पहले से ही अफेक्ट हो रहा है। सिंस 9/11 पाकिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो हैं वो डेथ्स हो चुकी हैं, सिविलियंस की, मिलिट्री ऑफिशियल्स की। तो पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसी है ना कैरेट्स एंड स्टिक्स यानी कि नरमी भी और सख्ती भी दोनों को मिलाकर पाकिस्तान को ये चलानी पड़ेगी टेररिज्म के खिलाफ पॉलिसी। तो वन इज अवेयर दैट देयर आर लॉबीज एट वर्क दैट स्केयर decision makers, painting the TTP 10 foot tall, warn of ensuing violence, getting out of control and losing Afghan goodwill forever। अच्छा, कुछ लोग इधर मौजूद हैं जो ये इस बात से हमें बहुत ज़्यादा डरा रहे होते हैं पॉलिसी मेकर्स को कि जो TTP है ना वो बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक चीज़ है, अगर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे हालात सारे, अफगानिस्तान की हम गुडविल जो है ना वो ख़त्म कर बैठेंगे। इस तरह की बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन इस तरह का राइटर के मुताबिक कुछ भी नहीं होने वाला। पाकिस्तानी स्टेट एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, कोर्सिव पावर है इसके पास, और कोर्सिव पावर के साथ पाकिस्तान कोर्सिव डिप्लोमेसी जो है ना वो यूज़ कर रहा है। अभी रिसेंट आप देख सकते हो जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान ने लगाई हैं या अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज़ को जो एक्सपेल किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो कोर्सिव पावर का पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है इसमें। अच्छा, ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो डरा रहे हैं कि टीटीपी इस तरह से स्ट्रॉन्ग है, इस तरह स्ट्रॉन्ग है। वो मिसाल देते हैं कि यूएसएसआर के साथ क्या हुआ, वेस्ट प्लस अमेरिका और ये नेटो वगैरह के साथ अभी क्या हुआ है, तो हमारे साथ भी वही होगा। तो इस तरह का जो है ना ये डराने वाली चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूएसएसआर और कोलिशन था वो जो फॉरेन ऑक्यूपेशन पावर थे वो वहाँ पे अटैक करने आए थे और उन्होंने वहाँ पे जो है ना उनके सॉइल पे जाकर उनके खिलाफ लड़ाई की है। तो जो वहाँ पे जो तालिबान थे वो अपनी लिबरेशन वार जो है ना वो लड़ रहे थे उनके खिलाफ, तो उसकी वजह से उनको एक एज था, वो अपनी ज़मीन पे लड़ रहे थे और अपनी जो है वो लिबरेशन के लिए लड़ रहे थे। तो उनको जो है ना वेल फैसिलिटीज़ टू रेस्ट, उनके पास ये भी फैसिलिटी थी कि वो पाकिस्तान में आ सकते थे, उनकी फैमिलीज यहाँ पे आ सकती थी, वो सेफ थे यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान विदाउट पाकिस्तान अनफ्लिंचिंग मिलिट्री मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट, और पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर मिलिट्री कह लें या मॉरल कह लें मटेरियल सपोर्ट कह लें, तो वो यूएसएसआर को कभी ना मतलब हरा सकते, और आज वो एक उनकी डोमिनियन होती है यूएसएसआर की। दूसरी बात यह कि टीटीपी नोज इट कैन नॉट ओवरकम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड सेट डेस्परेट एक्ट टू। अच्छा, टीटीपी जो है वो जानते हैं कि हमारे ऊपर कभी भी ना वो फुल पावर नहीं, कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। आप देख सकते हो कब से लगे हुए हैं ये, देख लें आप हमारे जो हैं इसमें नॉर्दर्न एरियाज हो गए या संवाद हो गए, केपीके के जो ट्राइबल एरियाज थे, फाटक जो था रिसेंटली जो था पास में, तो वहाँ पे आप उनकी कार्रवाइयाँ देख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान की जो आर्मी की जो इसमें थी अभी स्ट्रॉन्ग वर्ड वहाँ पे जो कायम हो गया, तो वो जानते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ जो डेस्परेटली वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि निगोशिएशन जो है ना निगोशिएशन वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में शुरू की जा सकें। Free Afghan goodwill or strategic dividend for now stand temporarily suspend yet it is transient। और तीसरी बात हम कहते हैं कि अफगान गुडविल हमारी चली जाएगी अगर हम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो वो पहले ही जो है कह रहे हैं कि अब वो इतनी नहीं रही, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये वक्ती तौर ही होगा, लेकिन बाद में ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो इस तरह की चीज़ें ये सस्पेंड हो चुकी हैं। जो एस्केलेशन हो रही है दोनों तरफ से, अब पाकिस्तान स्ट्राइक कर रहा है उधर, वो पाकिस्तान की जो बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन पर अटैक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जो सिस्टम है वो एकदम बहुत ज़्यादा डिग्रेड होने लगे हैं। लार्ज स्केल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट जो है ना उससे डराया जाता है कि वो पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है आजकल के दौर में। और एंटी पाकिस्तान ओनली इमिनेट फ्रॉम फन वेस्ट बेस्ड, और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ना एंटी पाकिस्तान वहाँ पे जो अफगानिस्तान में हो रही है, तो वो बेसिकली जो वो लोग कर रहे हैं जो वहाँ से डियास्पोरा हैं
यानी जो वहाँ से चले गए हैं, जो बाहर के वेस्ट में जाके रह रहे हैं, वो वहाँ से इस तरह की बातें कर रहे हैं। और कुछ उस स्टेट के अंदर भी इस तरह के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग कर रहे हैं वो वेस्ट बेस्ड लोग हैं, जो बाहर बैठे हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो अंदर कॉमन जो अफगान है ना, वो तो अभी भी केपीके और बलूचिस्तान पर रिलाई कर रहे हैं अपनी हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, और अपनी जो है ना इसकी इकॉनमी के लिए। वो स्टिल पाकिस्तान यानी केपीके और बलूचिस्तान पे ही डिपेंडेंट है। तो रोल ऑफ टीटीपी क्या है इस सारे मामलात में? तो इट इज़ अ फोर्स बीइंग ऑन अफगान सॉइल रिस्ट्रिक्टिंग आई इज फुल टेरिटोरियल कंट्रोल। तो ये जो है ना अफगानिस्तान में खुद भी ये उनके लिए टेरिटोरियल कंट्रोल को जो अफगान गवर्नमेंट है उसके लिए खुद ही एक जो है चैलेंज बने हुए हैं। अफगानिस्तान में खुद इस तरह के मतलब स्टेट के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ उनके रिलेशंस को ख़राब करेंगे। और जो आपस में जो, क्योंकि पाकिस्तान उनका एक ओनली इंडिस्पेंसिबल इंटरलोक्यूटर है, यानी पाकिस्तान उनका एक वाइड जो है वो सपोर्टर है इस रीजन में, तो उसको भी वो जो है ना उसके साथ उसकी गुडविल जो लूज़ कर रहे हैं ये पाकिस्तान IEA, किसकी वजह से? टीटीपी की वजह से। दूसरी बात, टीटीपी के जो है ना वो बहुत ज़्यादा बर्डन सब बन रहा है उसके ऊपर। जो अफगानिस्तान की स्टेट जो पहले ही बहुत ज़्यादा रिसोर्स स्टार्व्ड है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको आप देख लें कि इकॉनमी वहाँ पे उनकी कितनी डिग्रेड हो चुकी है। तो ये टीटीपी उन पे एक बोझ की तरह है, बर्डन की तरह है। तो उनका एक लंबे अरसे के लिए लॉन्ग स्टे जो है उनका वहाँ पे, प्रोलॉन्ग स्टे टीटीपी का, वो लोकल अफगान के साथ और उनके आपस में जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा खाई कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक जो डिफरेंस है ये तकसीम पैदा कर सकता है मुख्तलिफ सेक्शन में जो अफगान कल्चर के मुताबिक जो है। तो अफगान कैन नॉट इंडेफिनिटली सस्टेन सच मैसिव हॉस्पिटलिटी। तो इस तरह की जो ये है नहीं मैसिव हॉस्पिटलिटी कह रहे हैं कि आप मेहमान नवाजी को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब लोग यहाँ पे मिसाल देते हैं कि उसामा जो है ना उसको तो उन्होंने इस तरह किया, लेकिन उसामा वो खुद रिच बंदा था, उसके पास खुद इतनी पावर थी, तो वो वहाँ पे रह रहा था। अब ये जो तालिबान है टीटीपी के, ये जो डिपेंडेंट है ना उन पे, अफगान गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो रहे हैं किस हिसाब से। और पाकिस्तान इसका उनको बाकायदा जो है काबुल गवर्नमेंट को ये कह रहा है कि वो आपसे ही सारी जो है ना वो ले रहे हैं, फाइनेंशियल और मिलिट्री एड लेके पाकिस्तान पे टैक्स कर रहे हैं। तो ट्राइबल एरियाज जो हैं टीटीपी, द प्राउड ट्राइबल टीटीपी रैंक एंड फाइल डिस्पाइस लिविंग इंडेफिनिटली अंडर सब सर्वियंट हमसाया स्टेटस ऑन द फॉर्म्स फाइल डिपेंडेंट अपॉन IPA लार्जेस्ट। ओके, सिक्योरिटी सेक्टर का इस पर बात हो रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ कंकरेंस हो रही है। तो सिक्योरिटी जो सेक्टर है हमारा, वो इसके खिलाफ एक टफ जो रिस्पॉन्स दे रहा है थ्रू टॉक्स एंड थ्रू एक्शंस। तो फॉरेन ऑफिस शुड डिस्ट्रिक्ट तो डिप्लोमेसी एंड कीप द चांसेस ऑफ, और जो फॉरेन ऑफिस उसको चाहिए तो वो डिप्लोमेसी करे, और जो है ना एक थोड़ा सा सॉफ्ट जो है इमेज वो अपना उनको दें अफगान को, कि उनको मतलब एक तरह इस तरह से उनके खिलाफ सख्ती जो है ना वो ज़्यादा स्टिफनेस शो ना की जाए। IEA इज़ नॉट अ मोनोलिथ, यानी कि मोनोलिथ ये एक जो है ना ये क्या है, आप यूनिफाइड नहीं है कि आप इसको एक ही पॉलिसी जो है ना यूनिफाइड नहीं है कि पूरी कंट्री में एक ही तरह की और सब उसको इंडोर्स कर रहे हैं। उसमें बहुत से लॉबीज़ हैं जो उसके जो है ना वो मुखालफत भी कर रही हैं इनकी पॉलिसी के। तो how to keep IEA movers and shakers of puritanical Kandahar with good humor, religious diplomacy। अच्छा, इस रिलीजियस डिप्लोमेसी हम क्या कह सकते हैं कि रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो आपस में जो बायलैटरल टास्क करते हैं, तो ये इसकी जो है ना सबसे ज़्यादा फिलहाल ज़रूरत है। इसको जितना से विगोरसली यूज़ किया जा सके इसको किया जाना चाहिए। डिप्लोमेटिक नॉइज़ को अवॉइड किया जाना चाहिए। प्रेशर जो है ना, प्रेशर्स और स्टेटमेंट बाई इन दोनों साइड से जो स्टेटमेंट्स हो रही हैं किसी को इस तरह के प्यूनेटिव है, मतलब आप किसी को आप सख्ती करने की या डराने धमकाने की जो इसको फॉरबिड किया जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए। स्टेट्स नीड टू डू व्हाट दे नीड टू डू, सम लेसन फ्रॉम चाइनीज परसूट ऑफ डिप्लोमेसी ऑफ आर इंस्ट्रक्टिव। आप चाइनीज जो डिप्लोमेसी का सिस्टम है आप उससे भी इस मामले में सीख सकते हो। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ऑफ कंकरेंस है जिसपे अभी बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं, वो अफगान रिफ्यूजीज का मसला है। तो अफगान रिफ्यूजीज़ को जो है ना हमें वो हैरेस नहीं किया जाना चाहिए, अफगान उनको अनड्यू हैरेसमेंट से रोका जाना चाहिए। बिला वजह उनको डराने धमकाने से और इस तरह के मामला से उनको इनके साथ इस तरह के मामला नहीं किए जाने चाहिए। इसकी वजह से दोनों तरफ जो है हेट है वो जो बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी दोनों तरफ पे।
इलीगल को रजिस्टर किया जाना चाहिए या उन्हें फिर वापस भेज दिया जाना चाहिए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पे अभी दबाव डाल रहे हैं कि अफगान रेफ्यूजीज़ को यहाँ से ना निकाला जाए, तो उनको भी ये चीज़ याद करवाई जानी चाहिए कि 2013 SSAR स्ट्रेटजी सोल्यूशन फॉर अफगान रेफ्यूजीज़ जो एग्रीमेंट था उसको उनको याद करवाया जाना चाहिए कि जो अफगान स्टेइंग लीगली और अक्वायरिंग सिटीजन भी फैसिलिटेटेड, पाकिस्तान में जो लीगली रह रहे हैं पहले से अफगान सिटीजन, उनको प्रॉपर बराबर के हकूक दिए जाने चाहिए जो पाकिस्तान की अपनी जो आवाम को हासिल है, वो उनको प्रॉपर के सिटीजनशिप के जो हकूक है वो दिए जाने चाहिए। ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स जो इस पर भी डिस्कशन चल रही हैं, तो ट्रेड को रोकने के बजाय इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। करप्शन ऑन पाकिस्तान साइड बी रuthlessly eliminated by frequent turnover of forces and border officials। फोर्सेस की तरह से और बॉर्डर ऑफिशियल्स की मदद से करप्शन जो है वो पाकिस्तान साइड पे उसको भी रोका जाना चाहिए। ट्रेड प्रोसेस को डिजिटाइज किया जाना चाहिए। डिजिटाइज क्या होता है कि आप इसको एक ना रिटर्न फॉर्म में ले आते हो सारे प्रोसेस को, तो इसकी वजह से करप्शन जो है वो बड़ी हद तक टर्मिनेट हो सकती है। अफगान ड्राइवर्स को जो है वो वीज़र्स और राहदारी डॉक्यूमेंट्स की जो है वो सहूलत दी जानी चाहिए, इनक्रेज किया जाना चाहिए कि वो इसके ज़रिए से ट्रैवल करें। ट्रांसजेंडर ट्रेड को भी फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, लेकिन स्मगलिंग को रोकना चाहिए। स्मगलिंग को रोक से जो है ना रिवर्स जिसका सिस्टम होता है उसकी स्मगलिंग होती है, उसको इससे रोका जा सकता है। मतलब आप ट्रांसजेंडर ट्रेड मुकम्मल ख़त्म ना करें, इसको ख़त्म करने की बजाय आप ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि स्मगलिंग जो है उसका रोकथाम की जा सके। डॉलर फ्लाइट जो पाकिस्तान से हो रही है उसका भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी को, तो इसको भी जो है ना वो प्रिवेंट करने के लिए जो है मैकेनिज्म जो प्रॉपर एक एंटी फ्लाइट मैकेनिज्म वो बनाया जाना चाहिए। और जो कमोडिटीज़ की ग्रेन वगैरह की जो वहाँ से स्मगलिंग हो रही है उसको रोकने के लिए इसको ट्रेड के तौर पर रेगुलराइज कर दिया जाए, तो इससे स्टेट का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो सकता है। एक जो हमेशा से एक डिस्प्यूटेड रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान, वो है ड्यूरेंट लाइन। ये ड्यूरेंट लाइन जो है 1893 में ये अफगान जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की और पाकिस्तान इधर इंडो पाक में जो सब कॉन्टिनेंट में गवर्नमेंट थी उनके दरमियान एक ये लाइन तय मतलब एक ड्यूरेंट लाइन जो डिसाइड हुई थी। तो इसमें अभी काफ़ी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं पाकिस्तान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान, तो इसको प्रॉपर तरीके से डिमार्केशन जहाँ पे सेटल हो सकती है वो की जानी चाहिए म्यूचुअली। फेंस जो है वो इलेक्ट हो चुकी है, तो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिस्ट की जो मूवमेंट होती है उसको भी रोका जा चुका है। रिपेयर और उनकी मॉनिटरिंग जो है ना वो भी प्रॉपर इस लाइन की वो की जा रही है, वहाँ पे जो फेंस लगी है। जो डिवाइडेड ट्राइब्स हैं उनको जो है ना वो थोड़ा सा ईजमेंट देनी चाहिए, ईजमेंट ऑफ राइट्स होनी चाहिए उनके लिए, ईजमेंट राइट्स होना चाहिए कि उनको फैसिलिटेट किए जाने चाहिए अक्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट में। तो कंक्लूड करते हैं कि देयर इज एन एंटराइज्ड बिलीफ अमंग सम अफगान वाचर्स एंड एनालिस्ट्स दैट फोर्स नेवर वर्क्स विद अफगान्स IEA। राइटर के मुताबिक कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनके खिलाफ फोर्स जो है ना वो कुछ हमें काम नहीं दे सकती, हम फोर्स उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो है ये प्रिजम्पशन जो है फॉल्टी है, इसमें ये सही नहीं है। अब वो एक रेशनल एक्टर हैं, वो जानते हैं जो अफगान तालिबान हैं कि उनकी लिमिट्स उनकी पॉलिसी की क्या है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की जो है गुडविल, पाकिस्तान की गुडविल को लूज़ करने से उनको क्या नुकसान हो सकते हैं। मसलन उनको वो टाइटन वेस्ट प्लस न्यूज़ ऑन साइटेड इशूज़ ऑफ वुमेन राइट्स, वुमेन एजुकेशन, इस तरह के जो मामलात पे इंक्लूसिविटी, इन चीज़ों के मामलात पे उनको पता है कि वो पाकिस्तान की गुडविल लूज़ करेंगे, तो उनको एक वेस्ट की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो फेस करना पड़ेगा। नॉट हेल्प इट फॉर्मल रिकग्निशन कीप आई आउट ऑफ बैडली नीडेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये पाकिस्तान की गुडविल लूज़ करने से उनकी जो इकॉनमी पहले जो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है वो मज़ीद डाउनफॉल होगी, क्योंकि उनका जो रिलेशन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ वो एक दफ़ा से फिर से कट जाएगा। तो चाइनीज़ जो है इन्वेस्टमेंट है, CPEC एक्सपेंशन है अफगानिस्तान की तरफ, वो भी रुक जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान से होके इस तरह के सारे मामला उनके होके आएंगे, उनके साथ मामला चलेंगे इस तरह के। हार्म अफगानिस्तान कंपेरेटिवली मोर इन दिस प्रोसेस। अफगान जो हैं अफगानिस्तान के जो अवाम हैं उनका सबसे ज़्यादा इसका नुकसान होगा।
They also realized that Afghan recalcitrants help Pakistan drift toward the West Plus, यानी कि उनके जो कट्टरपन है recalcitrants है तो वो पाकिस्तान को वेस्ट प्लस जो लॉबी है उसकी तरफ लेके जाएगी और अमेरिकन कैंप की तरफ ले जाएगी और वो वहाँ पर अकेले रह जाएंगे. So hold the nerves, demonstrate resolve and stay the course. ये क्वेश्चन हमारा राइट डाउन है 3 points of concurrence between Afghan and Pakistan states and comments.